मान्यवर कांशीराम, जिन्होंने बहुजन समाज को सत्ता दिलवाई। कांशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जनपद में ख्वासपुर गांव में एक रामसिया चमार परिवार में हुआ। आदरवश लोग उन्हें साहब या मान्यवर कहते हैं। कांशीराम की शुरुआती शिक्षा शासकीय प्राथमिक शाला मिल्कपुर, पंजाब में हुई। उस जमाने में अधिकांश दलित विद्यार्थियों की तरह उन्हें भी अपने अध्यापकों के हाथों भेदभाव का शिकार होना पड़ा। दलित विद्यार्थियों को एक अलग मटके से पानी पीना पड़ता था। जातिगत भेदभाव और तरह तरह की मुसीबतों का मुकाबला करते हुए भी उन्होंने पढ़ाई में सफलता प्राप्त की और सन 1956 में रोपड़ के सरकारी कॉलेज से बीएससी की डिग्री हासिल की। भेदभाव की इन घटनाओं से कांशीराम काफी आहत होते थे। एक अन्य घटना जिसने उन पर गहरा असर डाला वह थी एक बड़े अधिकारी का उनके पिता के साथ व्यवहार। कांशीराम ने स्वयं इस घटना का वर्णन किया था। बकौल कांशीराम, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब एक दिन मेरी माँ ने मुझसे मेरे पिता को खाना पहुंचाने के लिए कहा। वे उस समय रोपड़ कनाल गेस्ट हाउस में बेगार कर रहे थे। मैंने खाने की पोटली ली और गेस्ट हाउस के लिए निकल पड़ा। उस दिन बहुत गर्मी थी और जब मैं गेस्ट हाउस पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे पिता पसीने से लथपथ थे। मैं उनकी यह हालत नहीं देख सका और मैंने उनसे आराम करने को कहा, परंतु मेरे पिता ने कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एक बड़ा अधिकारी अंदर सो रहा है और उन्हें हाथ से खींचे जाने वाले पंखे की रस्सी को लगातार खींचना पड़ेगा ताकि अफसर को ठंडी हवा मिलती रहे। मेरे पिता यह काम बहुत कम पैसों के लिए कर रहे थे और उन्होंने समझाया कि अगर उन्होंने रस्सी खींचना बंद कर दिया तो अफसर की नींद खुल जाएगी और वह उन्हें सजा देगा। तब मैंने उनसे कहा कि वे दूसरे हाथ में एक छोटा पंखा लेकर खुद को हवा कर लें, परंतु मेरे पिता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ये तमाम घटनाएं कांशीराम जी के दिल के किसी कोने में घर कर गई थी। अपने युवावस्था में कांशीराम अन्य युवाओं की तरह ही सपने देखा करते थे। वह अपने गांव में कुश्तीबाजी के चैंपियन थे और सतलज नदी को तैरकर पार कर जाते थे। कांशीराम फिल्मी हीरो बनना चाहते थे। वो बराबर फिल्मी पत्रिकाएं पढ़ा करते थे। यही वजह रही कि उन्होंने मुंबई के नजदीक पूना में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी कर ली। लेकिन यही उनके ऑफिस में साथ काम करने वाले चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी दिनाभाना के साथ घटी एक घटना ने कांशीराम के जीवन की दिशा बदल दी। असल में दिनाभाना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अधिकारियों से अंबेडकर जयंती के दिन छुट्टी मांग रहे थे। दिनाभाना ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, जिस पर कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें निलंबित कर दिया। दिनाभाना के दलित समाज का होने की वजह से कांशीराम जी का उनसे जुड़ाव था, जिसकी वजह से वह दिनाभाना के पक्ष में खड़े हो गए। हालांकि तब कांशीराम जी डॉक्टर अंबेडकर और उनके मिशन से नहीं जुड़े थे, इसलिए उनके मन में एक बात खटक रही थी कि आखिर क्यों डॉक्टर अंबेडकर की वजह से दिनाभाना ने कंपनी मालिकों से लड़ाई मोल ली और अपनी नौकरी दांव पर लगा दी। उन्होंने दिनाभाना से डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पूछा। इस पर दिनाभाना ने कांशीराम को डी.के. खापर्दे से मिलवाया। खापर्दे ने कांशीराम को अंबेडकर के बारे में जानकारी नहीं होने को लेकर आश्चर्य व्यक्त किया और बताया कि अगर डॉक्टर अंबेडकर न होते तो उन्हें यह नौकरी नहीं मिली होती। उन्होंने कांशीराम को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ने के लिए दिया। कांशीराम इस पुस्तक को पूरी रात बार बार पढ़ते रहे। इसे पढ़ते हुए उन्हें बचपन में स्कूल में अपने साथ और अपने पिता के साथ होने वाले भेदभाव की बात याद आने लगी। यहीं से कांशीराम जी का जीवन और इसका उद्देश्य पूरी तरह बदल गया। इसके बाद कांशीराम जी ने बाबा साहब के आंदोलन का गहन अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण के बाद उनका कारवां रुक गया है। बामसेफ के लोग बताते हैं कि बाबा साहेब को समझने के बाद कांशीराम दिनाभाना के साथ अन्याय करने वाले अधिकारी कुलकर्णी पर इतना गुस्सा हुए कि उसे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया। इस घटना के बाद उन्होंने डी.के. खापर्दे, दिनाभाना एवं अन्य साथियों के साथ मिलकर भारत में बहुजन आंदोलन की शुरुआत की। कांशीराम ने अपनी राजनीतिक यात्रा बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा उनके जीवन के अंतिम वर्षों में स्थापित की गई आरपीआई, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से शुरू की, जो बामसेफ, ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन और DS4 के रास्ते बसपा तक पहुंची। आंदोलन में सक्रिय होने पर वो पुणे में आरपीआई से जुड़े। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित पीपल एजुकेशन सोसाइटी के लिए भी काम किया। दिनाभाना की घटना के बाद 1964 में नौकरी से इस्तीफा देकर आरपीआई की सदस्यता ले ली। बाद में उन्होंने आरपीआई की यह कहकर आलोचना की कि वह अनेक धड़ों में बंटी हुई थी और अपने मूल लक्ष्य से भटके हुई थी। आरपीआई से मोहभंग के बाद कांशीराम ने सन 1971 में
MCEA माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन का गठन पुणे में किया। बाद में इसी संस्था का नाम बदलकर उन्होंने बामसेफ कर दिया। इसी बीच उन्होंने यह तय किया कि वो कभी अपना घर नहीं बसाएंगे और उनकी कोई संपत्ति नहीं होगी। उन्होंने अपने माँ बाप को चिट्ठी लिखकर इस बारे में अवगत करा दिया और जीवन के आखिरी वक्त तक इस वचन का पालन किया। कांशीराम का सबसे प्रमुख पक्ष यह रहा कि अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत से ही वो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों सभी को साथ लेकर चलने की बात करते रहे। वो बहुजन समाज की बात करते रहे, जिसमें समाज के 85% लोग शामिल थे और उन पर 15% लोग शासन करते थे। उनके द्वारा गठित DSFO ने 3 कामों के जरिए लोकप्रियता हासिल की। पहियों पर अंबेडकर मेले का आयोजन, 3000 किलोमीटर तक साइकिल रैली एवं जनता की संसद का गठन करना। 80 और 90 के दशक में उनका व्यक्तित्व अनबुझ पहेली की तरह रहा। 90 के दशक के बाद उन्होंने भारतीय राजनीति को अकेले दम पर एक नई दिशा दी। उन्होंने गरीबों, मजलूमों, अशिक्षितों, ग्रामीण अंचल का एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जो पढ़े लिखे शहरी तथा पूंजीपतियों द्वारा समर्थित दलों को मुंह चिढ़ाते हैं। मान्यवर कांशीराम का व्यक्तित्व साधारण मनुष्य का था, जो कि एक सामान्य सामाजिक परिवेश से उठकर भारतीय राजनीति में सूर्य की तरह चमके। मनुवादियों को उन्होंने मनु धर्मशास्त्र का पोषक बताया और उनकी जनसंख्या का प्रतिशत 15, इसलिए उन्होंने यह नारा दिया, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब हैं। DSFO वह एक दूरदृष्टि वाले संगठन करता थे। वह अपने श्रोताओं को जानते थे, अतः अत्यंत सरल भाषा का प्रयोग कर लाखों जनता को मंत्रमुग्ध कर दिया करते थे। कांशीराम जी ने बहुजन समाज को जोड़ने के लिए कई नए प्रयोग किए। मान्यवर का दूसरा प्रयोग बहुजन समाज के खोए हुए इतिहास का पुनर्निर्माण था। वो आंदोलन को बुद्ध से शुरू करते हुए 15वीं शताब्दी के रैदास, कबीर, गुरु घासीदास आदि तक लाए। अपने आंदोलन को गतिशील बनाने के लिए उन्होंने 1981 में बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर और 6 दिसंबर 1981 को DSFO की स्थापना की। इस संगठन के माध्यम से मान्यवर ने लोगों को राजनीति के कुछ मंत्र सिखाए और इसकी सफलता को देखते हुए उन्होंने 14 अप्रैल 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। राजनीतिक सत्ता दलितों के सभी दुखों की चाबी है के मूल मंत्र को जनता तक पहुंचाया। अपनी जनता को वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नारा देकर अपने वोट का इस्तेमाल करना सिखाया। एक और नारा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, के द्वारा उन्होंने बताया कि प्रजातंत्र में सबसे बड़ा हथियार लोगों की जनसंख्या होती है। मान्यवर इसी बात को अपनी भोली भाली जनता को बताना चाहते थे। अपने आंदोलन को गतिशीलता देने में मान्यवर ने कभी भी प्रजातांत्रिक मूल्यों का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने सदैव प्रजातांत्रिक मूल्यों पर ही अपनी राजनीति को कायम रखा। उन्होंने कभी भी अपने राजनीतिक जीवन में अपनी सत्ता के लिए किसी दूसरे दल के MLA को नहीं तोड़ा, जैसा कि अमूमन राजनीतिक दल किया करते हैं। कभी भी उन्होंने बूथ कैप्चरिंग और दबंगई का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपने संगठन की क्षमता एवं अपने लोगों के वोटों पर ही भरोसा किया। कांशीराम जी मीडिया को मनुवादी कहा करते थे और इसलिए उन्होंने बहुजन समाज का एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर मीडिया प्रचार माध्यम विकसित करने की हमेशा लालसा रही। इसी प्रकार में उन्होंने पहले द अनटचेबल मासिक पत्रिका निकाला, फिर अ प्रेसिड इंडियन मासिक पत्रिका निकाली। इसके पश्चात उन्होंने बहुजन टाइम्स प्रकाशित किया। लगातार 22 सालों तक बहुजन संगठक हिंदी साप्ताहिक का प्रकाशन किया। उन्होंने एक किताब द चमचा एज एन एरा ऑफ स्टूजेस, चमचा युग, कठपुतलियों का दौर लिखा, जो 1982 में प्रकाशित हुई। यह पुस्तक पूना पैक्ट 1932 की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रकाशित की गई थी। कांशीराम से लोगों को काफी उम्मीद थी। लोगों को यकीन होने लगा था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना कांशीराम पूरा करेंगे। बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांशीराम करेंगे पूरा। सरीखे कुछ नारे इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं। हर पार्टी और सरकार को कमजोर बनाकर उन्होंने दलितों की वास्तविक स्वतंत्रता और स्वाभिमान के सवाल सभी दलों के लिए अनिवार्य बना दिए। उनका सीधा कहना था कि अधिकार लेना है तो सत्ता छीनी पड़ेगी, बाबू साहब का दम तोड़ना पड़ेगा, उनको गाली देनी होगी। इसी आत्मविश्वास का नतीजा था कि दलित समाज की सोच बदली और उन्होंने सत्ता में भागीदारी का कायापलट
की। एक बार उन्होंने उत्तर प्रदेश पर अपना ध्यान केंद्रित करने के सवाल को स्वीकारते हुए कहा था, मैं उत्तर प्रदेश पर अपना ध्यान इसलिए केंद्रित कर रहा हूं क्योंकि वो ब्राह्मणवाद का पालना है। अगर भारत को एक पुरुष के रूप में देखें तो उत्तर प्रदेश उसकी गर्दन है। जब मैं गर्दन को दबोचता हूं तो शरीर के दूसरे अंग स्वतः निष्क्रिय हो जाते हैं और उस पर हमारा नियंत्रण कायम हो जाता है। इलाहाबाद में 1987 के लोकसभा उपचुनाव में कांशीराम पहली बार रणक्षेत्र में उतरे और वीपी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े। हालांकि कांशीराम चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन वीपी सिंह सरीखे दिग्गज नेता के सामने उन्हें मिले 2 लाख से ज्यादा वोट बसपा की बढ़ती शक्ति की धमक का इशारा कर चुके थे। 4 वर्ष बाद 1991 में उत्तर प्रदेश के इटावा संसदीय क्षेत्र से जीतकर कांशीराम पहली बार 10वीं लोकसभा में पहुंचे। सन 1996 की 11वीं लोकसभा के लिए वो होशियारपुर, पंजाब से निर्वाचित होकर संसद पहुंचे। उन्होंने अपना आखिरी भाषण 15 सितंबर 2003 को दिया। उस दिन मान्यवर कांशीराम हैदराबाद में एक बैठक करके वापस लौट रहे थे तो उन्हें मस्तिष्काघात हो गया। इसके बाद वह गंभीर रूप से बीमार हो गए। 9 अक्टूबर 2006 को कांशीराम जी की मृत्यु हो गई।